कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने दोस्तों आज खड़ा हूँ और मैं लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों मैंने दोबारा से एक बार लिख दिया म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों कहने को म्यूचुअल फंड न्यू सिलेबस सीएस प्रोफेशनल में पेपर में तो आता है, लेकिन स्टडी मटेरियल में उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं दिए हुए। लेकिन अगर आप लास्ट एग्जामिनेशन देखें जून दिसंबर के अगर एग्जामिनेशन देखने शुरू करते हैं और आप यहाँ पे खड़े हों, तो मुझे नहीं लगता कि थ्योरी या प्रैक्टिकल लास्ट 4-5-6 अटेम्प्ट्स में नहीं पूछा गया हो। एक आध अटेम्प्ट ये बात नहीं करता, 70-80% ये आपके पेपर्स में बार बार आ रहा है। और मैं उन्हीं बातों के साथ आज एक बार दोबारा आपके साथ लेक्चर नंबर 2 म्यूचुअल फंड के लिए दोस्तों आज मैं शुरू कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स लेक्चर नंबर 2। मैं आज के क्लास में थोड़ा सा एजेंडा बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो रिवीजन करूंगा। मैं आप पहले लेक्चर 1 की रिवीजन करूंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और फिर मैं कुछ कंसेप्ट्स लिखूंगा और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लेना है दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ हमारी आज का लेक्चर रहेगा और आज म्यूचुअल फंड कंप्लीट ही हो जाएगा बेटे। पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड आज हम कंप्लीट कर डालेंगे। पूरा म्यूचुअल फंड हम कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, मैं आज आपको सबसे पहले आज की क्लास को शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं और वो वीडियो ध्यान से आप देखेंगे। वीडियो देखने के बाद हम ये देखेंगे कि उस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला और उसका रिलेशनशिप म्यूचुअल फंड से किस तरह से है। तो आइए मैं एक बार आपको वो वीडियो दिखा दूं। बेटे ये वीडियो मैं चला रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे कि कहना क्या चाह रही है छोटी सी बेटी अपने पापा को। पापा, मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। उसकी टिकट बहुत महंगी होगी ना? एक प्लान है, टिकट राजू मामा लेके देंगे। उसके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर देंगे। ये अच्छा प्लान है। नजर झुका है ट्रिपल इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ, चिल्ड्रंस प्लान्स फॉर HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। समझा? बेटे ये वीडियो भी ध्यान से देखना है और मुझे बताना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला बेटी का वीडियो देखा आपने और ये जो अब देख रहे हैं, इससे क्या सीखने को मिला और ये टॉपिक, ये वीडियो म्यूचुअल फंड से कैसे रिलेट करता है बेटे। मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ।
लेकिन अब आप पूछेंगे इतने पैसे आए कहाँ से? काफी टाइम से प्लान कर रही हूँ। Happy anniversary. HDFC Life का स्मार्ट वुमेन्स इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि जब हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा तभी हम अपनों को खुश। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा तभी हम अपनों को खुशियां दे सकते हैं बेटे। और मैं तो चाहूंगा कि आप भी अपने पेरेंट्स को खुशियां दें। आप अभी से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें और उनकी एनिवर्सरी में उनको खुश करने के लिए कुछ प्लान्स को गिफ्ट दें। बेटे उनकी रियलिटी में खुशी यही होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सुनो, तुम झाड़ू पोछा लगाना भूली तो नहीं? क्यों? अरे भाई रिटायर हो गया, काम वाले की पगार बढ़ जाएगी और तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम जैसा भी पकाओगे मैं खा लूंगा। काम बेटे से हर महीने कुछ ऐसा कर लेते हैं। नहीं, जिंदगी में आज तक सिर्फ एक बार कुछ मांगा है, तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ। गाते ये भी दिखाई दिया। नहीं, तो बस सिंगापुर दिखाने के लिए। Pension plans from HDFC Standard Life Insurance. बेटे ये बात की सरकार की थी। आप समझ रहे हैं? ये बेटे बेनिफिट्स हैं एक म्यूचुअल फंड के और इन्वेस्टमेंट करने के। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करें और म्यूचुअल फंड की डिटेल नॉलेज में जाएं। ये तो हम पेपर के लिए कर रहे हैं बेटे, इसके अलावा भी आपको इसकी डिटेल नॉलेज पकड़नी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मेरा सपना रहेगा कि आप आगे बढ़ेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप वेल्दी बनेंगे, आपके घर के सभी सदस्यों की आप मनोकामनाएं पूरी करेंगे, तो बेटे मुझे खुशी मिलेगी। आइए बेटे, इन्हीं बातों के साथ आज मैं पहले एक बात आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। मैं कहता हूं जी, मैंने लास्ट क्लास में सबसे पहले आपको ये बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर मैंने बताया था हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड, व्हाट इज ट्रस्ट, कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो इस म्यूचुअल फंड को बनाते हैं, ट्रस्टीज कौन होते हैं, स्पॉन्सर कौन होता है, एएमसी कौन होती है, और एएमसी के बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बाद वो इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं। बेटे ये सारी बातें मैंने आपको प्रिपेयर की थी। म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट, ट्रस्टीज, स्पॉन्सर वगैरह वगैरह, इन्वेस्टर्स, और फिर मैंने बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर देयर। म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन क्या होती है, एसेट क्लासिफिकेशन क्या होती है, ज्योग्राफिकल क्या होती है, फंक्शनल क्या होती है। और फिर मैंने आप सभी को नेट एसेट वैल्यू भी बताया था, हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, एनएवी क्या होता है, इसका मेथड क्या है, और हम क्या क्या सोचते हैं, हम लिक्विडेशन को कैसे सोचते हैं। सारी बातें बेटे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। इसका नाम था नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। और फिर मैंने आपको बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाई थी, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड, हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। और मैंने बेटे पहला, दूसरा, तीसरा कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले तो एक कंसेप्ट वाला पेज खोल लें जो मैंने आपको दिखाया था। ये खोल लिया जी मैंने, तो ये खोल लिया। आप देखिए जरा प्लीज एक बार, इस कंसेप्ट वाले पेज में वैसे तो मैंने 33 39 कंसेप्ट लिखे हैं, लेकिन आपको पहले 17 ही करने हैं। सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आपको बस पहले 17 कंसेप्ट ही करने हैं। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट नंबर 2 है फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 5 है कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 6 है पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट नंबर 7 है फंक्शनल क्लासिफिकेशन,
कंसेप्ट नंबर 8 है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट नंबर 9 है मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स, कि बेटे यूनिट कौन होते हैं और यूनिट होल्डर्स कौन होते हैं। फिर मैंने कंसेप्ट नंबर 10 बताया था मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू। कंसेप्ट नंबर 11 वैल्यूएशन रूल फॉर एनएवी कैलकुलेशन। बेटे 11 तक हमने कर दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। आज हमने 12, 13, 14, 15, 16 और 17 बेटे 4-5 कंसेप्ट और करने हैं और फिर कुछ हम आगे चलेंगे। तो मैं इसके साथ चाहता हूं कि आप सभी एक बार थ्योरी का, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो एक बार अपने सामने थ्योरी को रख ले। बेटे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग स्लैश टाइप्स स्लैश इमर्जेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेटे व्हाट इज द मीनिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर एंड हाउ दे इमर्ज। तो बेटे ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर्स में बार बार पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से करके जाना चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से इन थ्योरी के क्वेश्चंस को बनाया और मैंने जो लेक्चर में समझाया वही है बेटे। अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग्स ऑफ द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर्स अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। Anybody with an investable surplus of little or few thousand rupees, अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़े से पैसों से भी बेटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सुना है ना आपने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना आपने। बस बेटे 500 रुपए से ही आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें। बेटे इन्वेस्ट करना एक अच्छी आदत मानी गई है। आप अमेरिकन बच्चों को देखिए और इंडियन बच्चों को देखिए, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है बेटे, इंडियन बच्चों में संस्कार है, संस्कार में इन्वेस्टमेंट करने की बातें आती हैं, उनका एक्सपेंडिचर उनकी इनकम से कम है मेरे बेटे। तो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, कल आपको पैसों की जरूरत होगी बेटे। और कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम लें बढ़िया सी और उसमें सिप लगवाएं, भले 500 रुपये महीने के इन्वेस्ट करें बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहिए। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फिर लिखा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बाय स्ट्रक्चर के कैसी हैं, ओपन फंडेड, क्लोज एंडेड, फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। मैंने पीपीडीज भी बताई, मैंने ये भी बताया ग्रोथ स्कीम्स। बेटे वो स्कीम्स होती हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्ट्रक्चर या फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स and closed-ended schemes. Those do not have a fixed maturity. बेटे जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है उनको हम open-ended schemes बोलते हैं। The key feature is liquidity. Closed-ended schemes, schemes that have a stipulated maturity period. बेटे जिसमें समय सीमा बंद होती है कि भाई इतने दिन तक ही हम करेंगे, तो बेटे उसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। इसका मतलब फिर आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली वो यूनिट्स नहीं ले सकते, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उनके यूनिट्स को खरीदना और बेचना पड़ेगा। ओपन एंडेड तो डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड से जाकर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर क्लोज एंडेड है तो फिर आपको सेकेंडरी मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे। तो मैंने वो लिखा हुआ है The market price at which stock exchange would vary from scheme NAV on account of demand and supply, unit holder expectation and other factors। ठीक है जी। इंटरवल स्कीम बड़े सारे बेटे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे पहला है ग्रोथ स्कीम्स। ग्रोथ का मतलब यह है कि आप उसकी पैसों को लेते नहीं हो। इस स्कीम में क्या होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को कुछ देता वेता नहीं है, वही पैसे रिटेन करता है, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करता है और फिर उसमें रिटर्न अर्न करता है। इससे क्या होता है बेटे, जो एनएवी की वैल्यू होती है ना उसकी, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कमल का फूल खिल जाता है बेटे, कमल का फूल खिलता है, बिल्कुल उसी तरह से ग्रोथ स्कीम्स में एनएवी एंड ऑफ द पीरियड और एनएवी इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ह्यूज डिफरेंस होता है। क्योंकि ना तो उसने बोनस शेयर्स लिए, ना उसने डिविडेंड लिया, उसने कहा भाई सारे पैसे आप री इन्वेस्ट करो और उसकी ग्रोथ करो। ठीक है जी। तो ग्रोथ स्कीम्स आ गई। इनकम स्कीम्स, बेटे आप इनकम स्कीम्स भी ले सकते हैं
आप उसमें फिक्स इनकम भी ले सकते हैं, जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा रिटायरमेंट प्लान का, नजर झुका के चलो कुछ इस तरह का था, HDFC का था, SBI का था। तो बेटे इनकम्स भी तो होती हैं, आप अगर फिक्स्ड इनकम चाहते हैं तो आप फिक्स्ड इनकम स्कीम्स की म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बैलेंस इनकम ले सकते हैं। बेटे मनी मार्केट स्कीम्स भी होती हैं, कमर्शियल पेपर में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट होती है बेटे, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल्स में करते हैं। बेटे टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होती हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाएं और उसकी सारी स्कीम्स को पढ़ें और उसके फॉर्म्स को डाउनलोड करें, उनके फॉर्म्स को पढ़ें, तो बेटे ज्यादा समझ आएगा, बेटे ज्यादा समझ आएगा। टैक्स सेविंग स्कीम्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, तो बेटे टैक्स सेविंग के बाद स्पेशल स्कीम्स बड़ी सारी होती हैं बेटे। अब जैसे 31 मार्च है तो सब लोग टैक्स सेविंग स्कीम्स लेते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन करना चाहिए, पेपर में आता है और वैसे भी आना चाहिए। बेटे थर्ड क्वेश्चन तो कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता ही नहीं सकता। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चंस भी कराए हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAV, कॉमा रीपर्चेज प्राइस, what is the meaning of NAV, कॉमा रीपर्चेज प्राइस। तो बेटे NAV को मैंने बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे शेयर्स में किया है वैसे ही NAV है। NAV is the market value of the assets of the scheme minus its liabilities। ठीक है जी। The per unit of NAV is the net asset value of the scheme divided by this. Sale price is the price which you pay when investment in a scheme, also called offer price। अब ये बात मैं समझाऊंगा कि ऑफर प्राइस क्या होता है। Repurchase price is at which closed-ended scheme purchases its units and it may include back-end load. This is also called bid price। ठीक है जी। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहिए। 3 एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। बेटे क्या फायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। पहला फायदा है बेटे डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट, लिक्विडिटी, बेटे लिक्विडिटी हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं पैसे, कॉस्ट लो है। बेटे ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, चॉइस ऑफ स्कीम्स है, रेगुलेटेड है बेटे ऑल म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड के इतने अनगिनत फायदे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। अब बेटे आप किसी को कहते हैं गुलाब जामुन, आपका मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने को, आप डायरेक्टली गुलाब जामुन खाने जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तब तो डायरेक्ट ही खा रहे हैं। और आप किसी को कहते हैं रामू को कि गुलाब जामुन ले आ, क्या पता बेटे वो चाट के गुलाब जामुन लाता हो, अब वो चाट के लेकर आ रहा है, तो अल्टीमेटली तो बेटे उसमें तो इनडायरेक्ट ही है। तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बेटे आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट या तो डायरेक्टली कर देते हैं और या इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ये नुकसान है, गुलाब जामुन सीधा खाना या किसी के थ्रू खाना। अब क्या पता वो चाट के लेके आ रहा हूँ, हद कर दी, चाट गया है चाट के ला रहा हूँ, तो आपको तो वही खाना पड़ेगा और चाट के थोड़ा सा खा भी लिया हो तो आपको गुलाब जामुन पूरा नहीं भी मिल सकता। बेटे तो सिद्धांत है ना, आप डायरेक्टली कहीं पे इन्वेस्ट करें या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली में फायदा होता है, इनडायरेक्टली में कुछ कम फायदा होता है। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। बेटे आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड की एक कंपनी होती है जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें IT प्रोफेशनल्स होते हैं और उन सभी प्रोफेशनल्स में के बीवी है, के बच्चे हैं। बेटे उनके अरमान हैं, उनके इंसेंटिव्स हैं, एम्प्लॉइज हैं। बेटे उस कॉस्ट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कहेंगे आपको मानना होगा, वो जो बोलेंगे आपको सुनना होगा, क्योंकि आपका कंट्रोल उनकी कॉस्ट पे नहीं है। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं
कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। ठीक है जी। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताना है, मैं भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताना है, 6 भी बताना है। अभी देखेंगे बेटे, आज ही करेंगे 5, 6 और ये करेंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, करूंगा। तो मैं भूपेश आनंद अभी तक आपको ये बता चुका हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में ये जरूर आएगा, आ ही रहा है, कोई कराता नहीं है। मेरा प्यार है कि जो मैं करा रहा हूं तो आप प्लीज ध्यान से सुने और इसको करें तो मुझे खुशी मिलेगी मेरे बेटे। आइए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप एटलीस्ट 2-3 स्लाइड्स लिख लेंगे तो मुझे खुशी होगी बेटे। अगर आप 2-3 स्लाइड्स लिख लेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो आइए जी, मैं आपके सामने कुछ बातें बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से कंसेप्ट नंबर 12 पहले लिख लें। लिखिए प्लीज। हाँ बेटा, लिख लिया। अभी मैं बताऊंगा एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। एक्सपेंसेस इनकर्ड पर यूनिट अपॉन एवरेज। अभी देख लेते हैं बेटे एक्सपेंसेस रेशियो का मतलब क्या है। एवरेज यानी भी लिख लिया, ठीक है बेटे। अब कंसेप्ट नंबर 12 भी देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 13 मैं समझता हूँ सबसे प्रीशियस कंसेप्ट है इस समय जो हमें करना चाहिए। एक बार आप लिख लें कंसेप्ट 13, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। बेटे आपने जैसे पोर्टफोलियो में कैलकुलेट किया था कि जब आप किसी पोर्टफोलियो को खरीदते थे तो उसमें कुछ रिटर्न होता था। रिटर्न का मतलब आमदनी होती थी। बिल्कुल उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आमदनी होगी। अब वो आमदनी कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस किस मेथड से कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो एक बार आप लिख लें